हेलो फ्रेंड, नमस्कार। पिछला जो मैंने वीडियो जारी किया था वो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के विषय में था, लेकिन जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक परीक्षा के लिए जीएस में उपयोगी भूमिका हो सकती है इसकी, और खास करके सिविल के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए भी ये लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और आज का जो विषय है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया रही है और इसकी शुरुआत एकाएक नहीं हुई थी, लेकिन सही मायने में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई है 1885 में हुई है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ही मानी जाती है। लेकिन जो इसकी भूढ़ावस्था की शुरुआत थी राष्ट्रवाद की, वो सबसे पहले जो माना जाता है वो 1857 की क्रांति के समय से ही माना जाता है। और आप कह सकते हैं कि सही मायने में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई काल में हुआ था, अर्थात 1885। और 1885 इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब इसमें आपको सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के क्या क्या तत्व इसमें शामिल होते हैं, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो जैसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले जो समुदाय के लोग होते हैं उनमें अगर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समन्वय की भावना यदि पाई जाती है और वो अपने भौगोलिक सीमा के प्रति समन्वित प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे तत्वों को हम लोग राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। अर्थात राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक सीमा होनी चाहिए और ऐसे भौगोलिक सीमा में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एकीकरण तथा समन्वय की भावना होनी चाहिए, ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आप ऐसे तत्वों को राष्ट्रवाद से जोड़ सकते हैं। हालांकि जब आप प्राचीन इतिहास में जाएंगे, जब आप मध्यकालीन इतिहास में जाएंगे, तो वहां पर राष्ट्रवाद की प्रक्रिया कम दिखाई देती है। अंग्रेजों के शासनकाल के बाद राष्ट्रवाद की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई थी और राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में भौगोलिक क्षेत्रीय सीमा ज्यादा होती है, क्षेत्रीय भाषा की भावना ज्यादा होती है, क्षेत्रीय सीमाएं अधिक होती हैं, तो उनको आप राष्ट्रवाद की भावनाओं से नहीं जोड़ सकते। अब अगर पूछा जाए कि ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कारण था कि भारत में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, तो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया की शुरुआत अगर पूछा जाए तो उसके एक कारण नहीं थे, बल्कि बहुत सारे कारण थे। और ये कारण एकाएक निकल के नहीं आए थे, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक भी थे, आर्थिक भी थे, विदेशी कारण भी थे, तो बहुत सारे कारण थे। तो उन कारणों में जब आप चर्चा करेंगे तो प्रमुख रूप से यहाँ पर इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, तो आप उसमें दावे के साथ बता सकते हैं। पहला जो कारण था सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। दूसरा जो कारण है पाश्चात्य या आधुनिक शिक्षा का प्रसार। तीसरा जो कारण है प्रेस की भूमिका। अगला जो कारण है, चौथा जो कारण आप कह सकते हैं मध्यम वर्ग का उदय। पांचवा जो कारण है आर्थिक नीतियां
आर्थिक नीतियां। छठा जो कारण है आप बताएंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक एकीकरण। और अगला जो कारण है विदेशी तत्वों की भूमिका। अगला जो कारण है वो आप बताएंगे, जो 8वां कारण है वो इसमें 8वें कारण में तात्कालिक कारण। अब इसमें सबसे पहले सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन की बात हम लोग करते हैं। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि 19वीं शताब्दी में हुआ है। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में जैसे विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती और तीसरे जो हो गए राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। तो दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी की बात की थी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। दयानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि विदेशी राज चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी राज से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इन्होंने वेदों को शुद्ध करके भारत को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिकता के सूत्र में बांधने का प्रयास भी किया था। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया था और जो हमारा अतीत का गौरव था उसको वापस लाने का प्रयास किया था। तो जिस तरीके से इन्होंने स्वदेशी की बात की, जिस तरीके से इन्होंने हिंदुत्व की बात की और इन्होंने भारतीयों के लिए जो बातें की थी, तो इससे कहीं न कहीं लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना निकल करके आई। विवेकानंद ने भी सामाजिक कुरीतियों को किनारे किया और ये कहा था विवेकानंद ने कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है, हे भगवान हमारा देश कब आजाद होगा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि चाहे विवेकानंद हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, इन सभी लोगों ने अतीत के इतिहास के प्रति, अतीत के साहित्य के प्रति, अतीत के गौरव के प्रति जिस तरीके से हम लोगों को वहां पर वापस लेकर के गए और हम लोगों को लगा कि नहीं, हमारा जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है, हमारा साहित्य गौरवशाली है, हमारे लोग गौरवशाली परंपरा से जुड़े हुए लोग थे। तो हम लोग पीछे की ओर गए और जो हमारी कमियां थी उसको हम लोगों ने दूर किया। और यही वजह है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आगे निकल करके आई। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती ने कहा स्वदेशी की भावना दयानंद सरस्वती की देन है। विवेकानंद ने भी कहा था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है, भगवान हमारा देश कब आजाद होगा। तो इनमें सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन में विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सबकी बड़ी भूमिका रही है। और इसमें कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे और इसमें आप जोड़ सकते हैं। और अगला जो था पाश्चात्य या आधुनिक शिक्षा का प्रसार। अब जैसे होता क्या था कि मध्यकालीन भारत में या प्राचीन भारत में वेदों की शिक्षा होती थी या अरबी की शिक्षा या फारसी की शिक्षा या क्षेत्रीय शिक्षा होती थी। तो धार्मिक शिक्षा से या पुरातन शिक्षा से व्यक्ति का जीवन उपयोगी नहीं बन सकता है। तो जब अंग्रेजों का शासन आया तो लॉर्ड मैकाले थे, विलियम बेंटिक थे, इन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, अंग्रेजी तत्वों को लेकर के आए और अंग्रेजी के आ जाने से, आधुनिकता के आ जाने से, विज्ञान के आ जाने से कहीं न कहीं जो क्षेत्रीयता की भावना थी, जो अलग अलग भाषाएं थी और अलग अलग समस्याएं थी, उसको अंग्रेजी के माध्यम से
दूर करने का प्रयास किया गया, जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया। और बहुत सारे हमारे डॉक्टर थे, बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे पत्रकार थे, बहुत सारे साहित्यकार थे। जब ये लोग यूरोप गए तो वहाँ के डेमोक्रेसी के बारे में समझा, वहाँ के धर्मनिरपेक्षता को समझा, वहाँ के प्रजातंत्र के विषय में समझा, वहाँ के मौलिक अधिकार के विषय में समझा, और वॉल्टेयर की रचना से प्रभावित हुए, स्पेंसर की रचना से प्रभावित हुए, और स्टुअर्ट मिल की रचना से प्रभावित हुए। तो बहुत सारे जो यूरोपीय साहित्यकार थे, बहुत सारी यूरोपीय किताबें थी, और जब हमारे यूरोप में जाकर के लोगों ने उसको देखा, समझा, तब वो समझ गए थे कि जिस तरीके से वहाँ की जनता को मौलिक अधिकार दिया गया है, जिस तरीके से वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की भावना है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जबकि शासन अंग्रेजों का ब्रिटेन में था और अंग्रेजों का ही शासन भारत में था, लेकिन इन दोनों शासन में जमीन और आसमान का फर्क था। तो पाश्चात्य शिक्षा के आ जाने से कहीं न कहीं लोग लोकतंत्र के बारे में जाने, मौलिक अधिकारों के बारे में जाने, अंग्रेजी के बारे में जाने और आधुनिकता के बारे में जाने। और अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जो पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सारे भारत के समस्त नागरिकों को जोड़ने का प्रयास किया। और इसमें भी कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के तत्व जुड़े हुए थे। और अगर अंग्रेजी शिक्षा को हमारे मध्यम वर्ग के लोग न जान पाते तो ब्रिटेन में क्या हो रहा है या भारत में क्या चल रहा है, दोनों देशों में क्या अंतर है, उसको समझने में परेशानी होती। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिकता ने खास करके जैसे रूसो की जो साहित्य थे, या जैसे वॉल्टेयर के साहित्य थे, या स्पेंसर के साहित्य थे, तो इन सबको पढ़ करके, यूरोपीय साहित्य को पढ़ करके प्रजातंत्र के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में जानने का मौका मिला। और वही बुद्धिजीवी वर्ग जब भारत में आया तो इसको दूर करने का प्रयास किया। तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद के उदय में कहीं न कहीं पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा का विकास माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो प्रेस की भूमिका है। और वर्तमान में आप कह भी सकते हैं कि भारतीय संविधान में 19A में इसको जगह दी गई है। ये मौलिक अधिकार माना जाता है, संविधान का चौथा स्तंभ है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, राष्ट्रीय विकास में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जैसे अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की क्या भूमिका थी, तो आप कह सकते हैं कि 1877 में हमारे पास कम से कम 100 समाचार पत्र थे, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो 1 लाख समाचार पत्र पत्रिकाएं से भी ज्यादा हो चुकी थी। तो समाचार पत्रों का जो विकास है वो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के लिए भी जिम्मेदार माना जा सकता है। जैसे ब्रिटिश सरकार की जो शोषण की नीतियां होती थी, ब्रिटिश सरकार की जो राजनीतिक नीतियां होती थी, जो आर्थिक नीतियां होती थी, जो सामाजिक नीतियां होती थी, जो धार्मिक नीतियां होती थी, तो उनके आलोचना हमारे भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा किया जाता था। और आप जानते भी होंगे कि जो मीडिया की भूमिका है वो मीडिएटर की तरह होती है, अर्थात ये सरकार और जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां होती थी वो जनता के बीच में लाने का प्रयास समाचार पत्रों के द्वारा किया जाता था। और उस ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति जनता की जो प्रतिक्रिया होती थी, उस प्रतिक्रिया को ब्रिटिश सरकार के सामने जो लाने का एक सफल प्रयास होता था वो समाचार पत्र होता था। तो समाचार पत्र ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने का प्रयास किया, आर्थिक नीतियों की आलोचना की, सामाजिक नीतियों की आलोचना की। तो समाचार पत्रों ने ये बताया कि भारत में सरकार की मंशा क्या है, और वो भारत की जो सरकार है वो विस्मयकारी सरकार है, शोषणकारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है। तो इससे कहीं न कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ था। और इसमें बहुत सारे पत्र थे, जैसे इंडियन मिरर हो गया, इंडियन मिरर, युगांतर हो गया, युगांतर, जैसे बाल गंगाधर तिलक का केसरी हो गया, केसरी, मराठा हो गया,
अमृत बाजार पत्रिका हो गया, अमृत बाजार पत्रिका हो गया। तो ये सब ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अगर भारत में आया है तो निश्चित तौर पर समाचार पत्रों का उदय भी जिम्मेदार माना जा सकता है। हालांकि जैसे लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड विलेजली थे, कई ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने समाचार पत्रों पर बैन लगाने का प्रयास भी किया था, और उसके बावजूद भी चार्ल्स मेटकाफ के आ जाने से इनको समाचार पत्रों का दाता भी कहा जाता है। तो जब मेटकाफ आए तो बहुत सारे समाचार पत्रों का उदय हुआ और फिर राष्ट्रवाद की भावना लगातार बढ़ती चली गई। अब अगला जो कारण है वो मध्यम वर्ग का उदय है। मध्यम वर्ग में जैसे आईसीएस हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए। तो शिक्षक हो, चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आईसीएस हो, ये सभी विभिन्न पदाधिकारी अंग्रेजों से जुड़ने का प्रयास किए, अंग्रेजों की अच्छाइयों से, अंग्रेजों की बुराइयों से अवगत हुए और उनसे जुड़े, उनकी कमियों को जाने, उनकी अच्छाइयों को उन्होंने समझा, और उसके बाद इन्हीं लोगों ने कहीं न कहीं भारत में राष्ट्रवाद फैलाने का कार्य किया। और जब हमारे मध्यम वर्ग के लोग यूरोप की यात्रा किए तो वहां की जनता का जो रुझान था, वहां के सरकार के जो कार्य थे, यहाँ के सरकार के जो कार्य थे, शासन एक का ही था। और वो ब्रिटेन में भी अंग्रेजों का शासन था, भारत में भी अंग्रेजों का शासन था, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार भी नहीं मिला था, भारत के लोगों में बंधुत्व की भावना भी नहीं थी, समानता की भावना नहीं थी। जबकि ब्रिटिश राज्य में देखा जाए, ब्रिटेन में देखा जाए तो वहां पर समानता भी था, वहां पर लोकतंत्र भी था, वहां पर एकरूपता भी थी। तो उनके शासन में, हमारे शासन में जमीन और आसमान का फर्क था। और यही पत्रकार, यही आईसीएस और यही जो हमारे डॉक्टर थे, यही जो हमारे वकील थे, इन लोगों ने भारत की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को भरने का प्रयास किया। तो आप ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग अगर ना होते तो हो सकता है कि राष्ट्रवाद की भावना इतनी जल्दी से निकल करके ना आ पाती। और शायद आप लोग जानते भी होंगे कि कांग्रेस में सबसे अधिक भूमिका किसकी रही है, तो मिडिल क्लास की रही है। और मिडिल क्लास में जैसे वकील हो गए, शिक्षक हो गए, पत्रकार हो गए, आईसीएस हो गए, तो इन लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद को लाने का एक सफल प्रयास किया था। और काफी हद तक मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग जिसको आप कहते हैं, उसमें राजा राम मोहन राय का भी नाम ले सकते हैं, विवेकानंद का भी नाम ले सकते हैं। तो इन सभी बुद्धिजीवियों ने भारत में राष्ट्रवाद को लाने में, उसको जमाने में, उसको सजाने में एक अपनी निर्णायक भूमिका अदा की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगला जो है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां सरकारी नीतियां थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के आने से पहले हमारे अर्थव्यवस्था बेहतर थी। हमारे जो मजदूर थे, हमारे जो बुनकर थे, हमारे जो बुद्धिजीवी थे, वो हर मायने में सक्षम थे, आत्मनिर्भर थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार का आगमन हुआ तो हमारे मजदूरों का भी हनन हुआ, हमारे बुद्धिजीवियों का भी हनन हुआ, हमारे बुनकरों का हनन हुआ। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि ब्रिटिश सरकार के आ जाने के बाद भारत जो था वो केवल उत्पादक माल का, खास करके अंग्रेजों के उत्पादक माल का एक बाजार बन चुका था। और हमारे यहाँ केवल कच्चे माल का उत्पादन होता था और हमारा जो कच्चा माल था उसको ब्रिटेन ले जाया जाता था और उसी को मॉडिफाई करके और उसके बाद भारत में ला करके बेचा जाता था। तो भारत खरीदारों का बाजार बन गया, या आप कह सकते हैं तैयार माल बन गया अंग्रेजों का, जो कि यहाँ पर ला करके वो लोग इसको बेचते थे। और जैसा कि सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा भी था कि मछलियों को मछलियों के तेल में तल दिया गया, अर्थात रॉ मटेरियल हमारा था, जो रॉ मटेरियल होता था, जो कच्चा माल होता था वो आपका ही होता था, और इसको इंग्लैंड में ले जा करके मॉडिफाई करके बना करके ला करके हम ही लोगों को बेचा भी जाता था। तो कुल मिला करके चाहे वो इन लोगों ने डाक को लेकर के आए, चाहे तार को लेकर के आए, चाहे ट्रेन को लेकर के आए, तो वो अपने हित के लिए लेकर के आए थे। लेकिन ट्रेन के आ जाने से कहीं न कहीं पूरब से पश्चिम,
को जोड़ने का प्रयास किया गया, उत्तर से दक्षिण जोड़ने का प्रयास किया गया। तो हम लोग कहीं न कहीं ट्रेन के आ जाने से, तार के आ जाने से, डाक के आ जाने से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और जिस तरीके से हमारे बुनकरों का शोषण किया गया, हमारे मजदूरों का शोषण किया गया, हमारे बुद्धिजीवियों का शोषण किया गया। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को भी बताया था, अर्थात धन के निष्कासन के सिद्धांत को बताने वाले पहले जो भारतीय रहे हैं वो दादा भाई नौरोजी रहे। और नौरोजी ने कहा था कि जो हमारा धन है वो अंग्रेज ब्रिटेन में लेकर के जा रहे हैं और बदले में हमें उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिल रहा है, अर्थात भारत का पैसा सब विदेशों में चला जा रहा है। तो इनकी जो आर्थिक नीतियां रही हैं, चाहे वो रैयतवाड़ी की नीतियां हों, चाहे स्थायी बंदोबस्त की नीतियां हों, चाहे महालवाड़ी की नीतियां हों, तो रैयतवाड़ी की नीतियां, महालवाड़ी की नीतियां, या ट्रेन की नीति, या टेलीफोन की नीति, ये सब नीतियों से भारत का विकास कम हुआ और विनाश ज्यादा हुआ। और इन आर्थिक नीतियों के शोषण से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और आर्थिक नीतियां सबसे तीव्रतम राष्ट्रवाद के उदय के रूप में जानी जाती हैं। और कहीं न कहीं संचार से भी, ट्रेन से भी, डाक से भी, तार से भी, जिस तरीके से ट्रेन को दौड़ाया गया पूरे भारत में, तो पूर्वी भारत के लोग पश्चिम में गए, पश्चिम भारत के लोग पूरब में गए, उत्तर के लोग दक्षिण से जुड़े, दक्षिण के लोग उत्तर से जुड़े, आवागमन का साधन हुआ। तो मान लीजिए अगर एक स्थान पर अकाल पड़ जाता था तो दूसरे स्थानों से वहां पर तैयार माल को भेजा जाता था। तो इसमें भी भारत को जोड़ने में कहीं न कहीं सफलता प्राप्त हुई है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आर्थिक नीतियां भी राष्ट्रवाद के उदय के रूप में जिम्मेदार मानी जाती हैं। अब इसमें जैसे राजनीतिक, अगला जो कारण है, राजनीतिक एकीकरण है, सामाजिक एकीकरण है, आर्थिक एकीकरण है। क्योंकि प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में भारत का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण नहीं हुआ था। केवल मौर्यों ने कुछ हद तक एकीकरण करने का प्रयास किया, मुगलों ने भी इसको एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मुगलों से भी बड़ा साम्राज्य, मौर्यों से भी बड़ा साम्राज्य तलवार के दम पर अगर किसी शासन ने उसे बनाया था तो दावे के साथ कह सकते हैं अंग्रेजों ने बनाया था। अर्थात अंग्रेजों का जो राजनीति है, अंग्रेजों का जो प्रशासन है, वो असम से लेकर के इधर पाकिस्तान तक था, इधर हिमालय से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक था। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने मौर्यों से भी बड़ा, मुगलों से बड़ा साम्राज्य तैयार किया था, तो कहीं न कहीं प्रशासनिक